नमस्कार साथियों, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ हम न तो किसी के समर्थन की बात करने आए हैं, न किसी के विरोध की बात करने आए हैं, हम देश की बात करने आए हैं। क्योंकि जब कभी भी मुसीबतें आती हैं, जब कभी भी ऐसा समय आता है जब हम परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, जब ऐसा लगता है कि आगे न जाने क्या होगा, वो समय अपने आप को मजबूत करने का होता है, अपने आप को स्ट्रांग करने का होता है, अपने आप को और अच्छा बना लेने का होता है। तो इस समय का इस्तेमाल हम ऐसा करें कि देश का पुनर्निर्माण कर पाएं, लोगों का पुनर्निर्माण कर पाएं। तो हमारा मकसद है कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैचारिक, नैतिक पुनर्निर्माण के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसके बारे में बात करें, अर्थ के बारे में बात करें, आर्थिक नीतियों के बारे में बात करें। इसी सीरीज में आज हमारे बीच उपस्थित हैं यशवंत सिन्हा जी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक विशेष बात जो आपको बताना चाहूंगी कि आज वे दिल्ली राजघाट पे एक धरना कर रहे हैं और धरने का मकसद है कि पिछले 50 दिनों में जो मजदूर अपने घरों को नहीं पहुंच पाए हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी के कारण, तो उन मजदूरों को तुरंत अपने घरों तक पहुंचाने के लिए क्यों न मिलिट्री को बुलाया जाए या और कोई मेजर किए जाएं, इस बात को लेकर वो आज धरने पे रहे हैं और धरने के दौरान ही उसमें से निकलकर थोड़ा सा समय निकालकर हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत सिन्हा जी कि आपने हमें समय दिया और हमसे बात करने के लिए तैयार हुए, और वो बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के साथ भी और कोविड-19 के बाद भी। लिए बहुत सारे लोन जो हैं वो एनपीएस हो जाएंगे और ये आवश्यक होगा कि उनको राहत मिले। 1 साल के लिए सरकार ने कहा है, अब देखिए इसको बढ़ाना पड़ सकता है कि क्या। मेरा अपना मानना है कि बहुत जल्दबाजी में इस समस्या का निदान हमें नहीं मिलने वाला। ओके एक और सवाल है सर, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ना कोई शासकीय मदद है, ना कोई पैकेज है, तो ऐसा क्यों है? मिडिल क्लास भी तो बहुत सारी चीजें सफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मिडिल क्लास मैं जानता हूँ, और खास करके लोअर मिडिल क्लास जो है वो बहुत ही आज गुर्बत में है। बहुत से लोग हमारे जैसे लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं कि कुछ इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि हम लोग खाने के बगैर खाने के मोहताज हो रहे हैं। तो ऐसे लोग, उनकी बड़ी बुरी हालत है। और हम जो एक इनकम सपोर्ट की बात बहुत लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, देश के बहुत सारे जाने माने अर्थशास्त्री कर रहे हैं। तो ये एक इनकम सपोर्ट स्कीम चलाना चाहिए सरकार को, जिससे कि इन सब लोगों को मदद मिल सके और उनकी रोजी रोटी चल सके, कम से कम पेट में अनाज पहुंचे। लेकिन सरकार ने आज तक अभी तक ऐसा नहीं किया है। 21 लाख करोड़ के पैकेज में भी इसका कोई इंतजाम नहीं है। जी, एक और क्वेश्चन है सर, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड वेरियस पैकेजेस, आउट ऑफ 20 lakhs approx 16 lakhs burden will be on banks. What do you think sir, that how this will impact on business, as this can lead to help to industries, but how can we create demand in market? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी डिमांड में भारी कमी आना। अब वो समस्या और विकराल हो गई है। तो इसलिए जब हम लोगों के पॉकेट में पैसा पहुंचाने की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि लोगों के पॉकेट में पैसा जाएगा तो देश में मांग बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से फिर देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अब आप जानती हैं कि अर्थव्यवस्था में एक सप्लाई साइड होता है और एक डिमांड साइड होता है। जी, हमारी सरकार ने पहले भी जो कदम उठाए थे, जैसे 1,70,000 करोड़ का उन्होंने टैक्स में छूट दी थी बड़ी कंपनियों को, वो सारे मेजर्स और अभी जो 21 लाख करोड़ का पैकेज है वो सारे लगभग सप्लाई साइड में है। डिमांड साइड में लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए जो इंतजाम करना चाहिए था सरकार को, वो इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और इसका नतीजा ये होगा कि जिन लोगों के पास मांग जनरेट हो सकती है, जिन लोगों के द्वारा, वो कुछ नहीं होगा। और इसीलिए ये प्रोडक्शन साइकिल को रिवाइव करना इस पैकेज के आधार पर मुश्किल हो जाए।
जी, सर एक सवाल ये भी है कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है और 2-3 दिन से उसके बाइफरकेशंस आ रहे हैं, वो बहुत साधारण ढंग से समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए। एक्चुअली आप उसको कम करके मत आंकिए, वो 20 लाख 97,000 मतलब लगभग 21 लाख का 21 लाख करोड़ का वो पैकेज हो गया। लेकिन उस पैकेज में पहले से 10 लाख करोड़ का जो पैकेज था, जिसमें आरबीआई के लिक्विडिटी मेजर्स भी थे, उसको भी शामिल किया गया। फिर बाकी जो 10 लाख है, उसमें सारा अंश करीब करीब लोन लोन है। क्या आप लोन लेंगे तब ये जो पैकेज है उसका फायदा आपको मिलेगा। और उसमें सरकार के बजट से कितना पैसा जा रहा है, इसका आज कई लोगों ने एस्टिमेट किया, और ये एस्टिमेट है कि 2 लाख 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार के बजट से ये संसाधन नहीं जाएंगे। सरकार ने अपने ऊपर जो भार लिया है वो मात्र 2 लाख करोड़ का लिया है, 2.5 लाख करोड़ का लिया है। और सरकार ने, अगर अंग्रेजी में इसको कहें तो दे हैव ट्राइड टू बी क्लेवर बाय हाफ, कि घोषणा हो गई कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, लेकिन सचमुच में वो सारा का सारा लोन है, ऋण पर आधारित है, और सचमुच का पैकेज जो है वो 2 लाख करोड़ के आसपास का है। सर एक और सवाल है कि जो कंपनी पहले से ही डिफॉल्टर रही हैं, उन्हें फिर से लोन देकर गवर्नमेंट क्या चाहती है? जाहिर है कि गवर्नमेंट चाहती है उनकी मदद करना, और सर गवर्नमेंट ये करती रही है। अभी 68,000 करोड़ का जो उन्होंने राइट ऑफ किया बैंक्स का, उसमें किसके लोन्स थे? उसमें सब ये लोग भगोड़े लोग हैं, उनके लोन है। एनपीए जिन्होंने किया उनके लोन है, विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन है। ये सब किया है सरकार ने, और इसीलिए सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों की चिंता इसको नहीं है। सर ये जो आपने जैसे अभी कहा, इसका बड़ा विरोध है कि इतने 68,000 करोड़ के लोन माफ कर दिए गए। तो माफ करने के बजाय इन लोगों के पास जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग एसेट्स है, उनको तो कब्जे में लिया जा सकता था ना, उससे जो वसूली होती वो तो की जा सकती थी। कुछ लिया है, लेकिन जितनी सख्ती से लेना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ। और सबसे जो बड़ी और बुरी बात है वो ये है कि इन सबको हमने देश छोड़कर भागने की सहूलियत दे दी कि देश छोड़कर भाग जाओ। अब हम लगे हैं उनके पीछे कि इनको वापस एक्सट्रेडिशन में बुलाया जाए। सर एक और सवाल है कि पीएम केयर ट्रस्ट की वैधानिक स्थिति क्या है, स्पष्ट कैसे हमें पता चलेगा? देखिए, ऐसा है, इसमें जो पृष्ठभूमि है वो समझे हैं जी। कि शुरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से एक प्रधानमंत्री पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, जी। और लोग नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट भी करते रहे हैं, और उससे लोगों को पैसे भी मिलते रहे हैं। पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है, उसमें सही या गलत, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी उसके सदस्य हैं, फिक्की का एक प्रतिनिधि उसका सदस्य है, और इस तरह 2-4 बाहर के लोग हैं, और 2-4 सरकार के लोग हैं। वो पूरा ट्रस्ट इस तरह बना हुआ है। जो पीएम केयर्स फंड बना है वो बिल्कुल सरकारी है, इस माने में कि उसमें प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, यही लोग उसके सदस्य हैं। तो जो एक ज्यादा व्यापक ट्रस्टीज थे और गैर सरकारी लोग भी थे, उनकी जगह पर हमने जो नया ट्रस्ट बनाया है पीएम के नाम पर, उसमें केवल सरकारी लोग हैं। जाहिर है कि मंशा यही है कि सरकार और पीएम जो चाहें वो कर सकते हैं, इस फंड से कोई रुकावट नहीं है। नेशनल रिलीफ फंड में उनको कुछ लोगों को बताना पड़ता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए शुरू से आरोप लगा कि पीएम केयर्स फंड की कोई आवश्यकता नहीं थी, नंबर एक। और नंबर दो, ये ज्यादा ओपेक फंड है, और इसको मर्ज कर देना चाहिए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। सर तो इसको प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में मर्ज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, आप जैसे बताइए कि आधिकारिक तौर पर हम लोगों को क्या पता है, देश की जनता को, कि पीएम केयर्स फंड में अब तक कितने पैसे जमा हुए? जी। नहीं पता है।
आधिकारिक तौर पर नहीं पता है। और जिन लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में सूचना मांगी, उनको भी इसकी सूचना नहीं उपलब्ध कराई, नहीं दी गई जी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ओपेक है, इसका फंक्शनिंग भी ओपेक है, और सब लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, और इस बात का भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं 1 मिनट आपके समय का लूंगा कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा की योजना है, जिसमें नया पार्लियामेंट, नया प्रधानमंत्री का कार्यालय, निवास, नया सब कुछ बनेगा, उसकी भी क्या आवश्यकता है संक्रमण काल में? देश संक्रमण काल में, और हम धड़ाधड़ उसमें इस मौके का फायदा उठा के उनको हम सारी मंजूरियां दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, लेबर श्रम कानूनों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसका फायदा उठा, ये सब जो है कि फायदा उठाकर हम जल्द से जल्द कुछ अपने मर्जी की कर लें, इन सब का विरोध करने की आवश्यकता है। जी, रुचि सोया का जिस तरह से अधिकरण किया गया, वैसे गेम्स को कैसे रोका जा सकता है? नहीं, वो गेम्स को, देखिए, गेम्स को रोकने के लिए सारे प्रावधान हैं, लेकिन जब एक सरकार ऐसी आती है जो पूरे देश में भय पैदा करती है और उसके सामने खड़े होने की हिम्मत लोग नहीं करते हैं, तो वो सरकार जो चाहे, उसकी एजेंसियां जो चाहे वो कर लेती हैं, और यही स्थिति आज हमारे देश में है। लोग इतने भय से आक्रांत हैं, मीडिया इतना आक्रांत है कि वो सच्चाई पहुंचाने में भी घबराता है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो सरकार के इशारे पर चल रही हैं, और उससे ये सब जो गलत काम हो रहा है वो संभव हो रहा है। सर, मैं अब सवाल नहीं लूंगी, सिर्फ आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया क्या क्या हो रहा है, इसके लिए जनता की तरफ से क्या किया जाना चाहिए? मैं आपसे 5 चीजें नहीं कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा। और वो चीज एक जो है वो ये है, जिसकी मैंने आज यहाँ से शुरुआत करने की कोशिश की है, राजघाट दिल्ली से। लाखों मजदूर आज सड़क पर हैं, उनकी हमने क्यों नहीं चिंता की पिछले 50 साल? आज भी जब हम यहाँ धरने पर बैठे ना मनीषा जी, तो यहाँ से बहुत सारे मजदूर गुजरे, उनसे हमारे लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कोई दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, कोई दिल्ली से बिहार जा रहा है, पैदल बच्चों के साथ। और उनसे पूछा गया कि भाई 20 लाख करोड़ के पैकेज में आपको कुछ मिला? कुछ नहीं। तो हमें सबसे पहले देश में आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, इन बेचारे मजदूरों को लेकर जो सड़कों पर आज मरने के लिए छोड़ दिए। और उसके बाद हमें पारदर्शिता, पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता आए, इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। सरकार जो काम करे वो जनता के हित में करे, एकबारगी नहीं करे। इन सब मुद्दों को लेकर जनता को आंदोलित होना पड़ेगा, और तभी हम सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, और आप जो भी आप प्रदर्शन या धरना कर रहे हैं राजघाट पे, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार जी, नमस्कार।